Hello parents, this is your mentor and trainer Aishwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where the whole India is learning complete courses of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, B.Ed, M.Ed and even much more 100% free of cost. Our mission here is to impart complete quality education regarding these competitive exams 100% free throughout India, especially to those students who won't be able to afford or avail these exclusive coachings due to any kind of constraints. So don't worry, just subscribe this channel and get complete coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS 100% free of cost during this lockdown crisis. So aspirants in UGC NET Paper 1 preparational series, this week I have started new and fresh topic of UGC Paper 1, that is People Development and Environment, which is the 9th unit as per the syllabus. So in this video we'll cover the previous year question answers of the topic done this week. So let's start with the presentation. और इस वीक हमने जो है इस टॉपिक के अंडर, इस यूनिट के अंदर दो सब टॉपिक जो है वो कवर किए थे. मैं आपको बता देती हूँ. एक तो कवर किया था MDGs एंड SDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है जी, इसकी भी 2 वीडियोस लॉन्च की थी. और साथ ही साथ सेकंड सब टॉपिक जो था जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का था, दैट इज़ दी ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का, तो उसकी भी 2 वीडियोस लॉन्च की थी. तो इस हफ्ते जो है टोटल मैंने 4 वीडियोस लॉन्च की हैं और उन्हीं टॉपिक्स में से अब वीकेंड में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर के जो एक्चुअली आए हुए हैं पेपर्स में. UGC नेट पेपर 1 में एक्चुअली जो है ये क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है जी, और ये जो टॉपिक्स हैं ये अपकमिंग टॉपिक ही हैं जो कि रिसेंटली ही UGC नेट पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में ये ऐड ऑन हुए थे. ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ मेनी MDGs आर देयर. MDGs का मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल. आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीक की चारों वीडियोस पहले देखिए, MDGs की, SDGs की, ह्यूमन एंड पीपल इंटरेक्शन की एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट की. ये 4 वीडियोज़ लॉन्च की हैं. मेरे साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स करते वक्त आपको दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपने ये प्रीवियस ईयर वीडियोस जो मेरी देखी हैं. अगर नहीं देखी हैं फिर आपको हो सकता है आंसर करने में या आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर लगे ये क्या है, बिकॉज आगे पहले आपने कभी अगर पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ाई पहले कीजिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ मैनी MDGs आर देयर, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल टोटल कितने हैं. हाँ जी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. हाँ जी, टोटल 8 हैं MDGs. टोटल नंबर ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8. ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, जिस यहाँ पे 8 लिखा हुआ है. सो 8 आर दी MDGs. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs will replace the MDGs next year. How many proposed SDGs are there? ठीक है जी, अब ये प्रपोज नहीं है, ये एक्चुअल अब SDGs बन चुके हैं. 2015 में प्लानिंग हुई थी SDGs की, 2002 से लेकर 2015 तक MDGs चले थे और 2015 में जब MDGs की रिप्लेसमेंट हमने करनी थी SDGs के साथ, तो 2016 से लेकर ये हमने टारगेट्स जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ये 2030 तक अचीव करने हैं. तो वो टोटल कितने हैं, टोटल SDGs कितने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल कितने हैं, दैट इज़ 17 इन नंबर. ठीक है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जहाँ पे 17 लिखा हुआ है. सो टोटल नंबर ऑफ SDGs आर 17. ठीक है जी, एंड टोटल नंबर ऑफ MDGs आर 8. ठीक है जी, तो चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इन द गैप MDG 6 इज़ टू कॉम्बैट HIV, एड्स डैश एंड अदर डिसीजेज. अब जो MDG 6 नंबर पे था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 6, ठीक है जी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर की गई थी आपको दी हुई है स्क्रीन के ऊपर. लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है कौन कौन सी है इसमें, कि ट्यूबरक्लोसिस था, मलेरिया था, डायरिया या फिर कॉलरा. हाँ जी, आपने वीडियोस देखी हैं तो फट से आपके दिमाग में इसका आंसर आ चुका है. येस, इट इज़ मलेरिया. ऑप्शन 2 इज़ द राइट ऑप्शन. MDG 6 इज़ टू कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर हार्मफुल डिसीजेज. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं. MDG 3 इज़ टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी. ठीक है जी, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 3rd नंबर पे था, दैट इज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टारगेट
और इंडिकेटर। MDG 3 का इन चारों में से ऑप्शंस में से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, सेकेंड इज एंड जेंडर बायस्ड वायलेंस, थर्ड इज एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एंड फोर्थ इज इंक्रीज द शेयर ऑफ वुमेन इन वेस्ड एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, इसका कौन सा है जी? फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका इंडिकेटर नहीं है जेंडर इक्वालिटी का, दैट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। सो ये ऑड वन आउट निकालना है जो इस MDG 3 का इंडिकेटर नहीं है। बाकी तीन हैं, तो जो नहीं है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आपको वीडियोस पहले देखनी है, पहले आपको तैयारी करनी है, आपको लर्निंग करनी है, आपको स्टडी करनी है वीडियोस के दौरान। उसके बाद ये वीडियो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, ये देखिएगा। ठीक है जी। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन MDG? अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की मेरी वीडियो देखी होगी तो 8 MDGs हैं। ठीक है जी। अब हमने ऑड वन आउट इसमें भी निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन MDG। ठीक है जी, MDG इसमें से कौन सा नहीं है? 3 होंगे और 1 नहीं होगा। चलिए देखते हैं। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ये MDG है। अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये MDG में नहीं था, ये नहीं था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये है MDG। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये भी हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। तो जो नहीं है दैट इज सेकंड ऑप्शन, अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन विच इज़ नॉट एन MDG, विच इज़ नॉट एन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी? ठीक है जी। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। द एंड ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, second is better standards of education and healthcare, particularly as it pertains to water quality and better sanitization. Third is to achieve gender equality, and fourth statement is to sustainable economic growth while promoting jobs and stronger economies. तो यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, आपको ABCD में से चुनना है कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं सस्टेनेबिलिटी के इंडिकेटर्स। हाँ जी, ये बिल्कुल सारे के सारे हैं। ऑप्शन D इज़ द राइट ऑप्शन, वेयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ all the statements are correct and they are linked with the sustainability criteria. ठीक है जी। So D is the right option. इसमें poverty and hunger, second is education and healthcare, third is gender equality and fourth one is sustainable economic growth. ठीक है जी। ये चारों के चारे जो है सस्टेनेबिलिटी के साथ रिलेटेड प्राइमरी गोल्स हैं, तो सारे के सारे जो सही हैं एंड ऑप्शन D इज़ द राइट ऑप्शन वेयर ऑल दी स्टेटमेंट्स आर collaborated. ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टर्म है वो सबसे पहले कौन से ईयर में जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी? दैट इज़ फॉर श्योर, that is B option is the right option, 1980. 1980 was the year where sustainable development came into existence. So B option is the right option. ठीक है जी। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD was established by the UN जनरल असेंबली इन दिसंबर। हाँ जी, जो यूनाइटेड ये कमीशन जो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय UN जनरल असेंबली इन दिसंबर। कौन सा ईयर? हाँ जी, इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, 1992, इन दिसंबर 1992। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वीडियोस में, मैंने आपको सारा कुछ कराया है डिटेल में, वीडियोस देखिए पहले। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हमने इसमें से अब वो वाला फिर से ऑड वन आउट निकालना है। 3 होंगे ऑब्जेक्टिव्स और एक जो है इसमें से नहीं होगा, वही हमने ढूंढना है, ऑड वन आउट। ठीक है जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले ए स्टेटमेंट, कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बी स्टेटमेंट, मेंटेन अ डायनामिक बैलेंस ऑफ अरेबल लैंड and implement an agriculture development strategy. C is maintain a dynamic balance of water resources by reducing water consumption for every unit of gross development product growth and agricultural value added. And D option is to bring about a gradual and sometime
कैटास्ट्रॉफिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये डी ऑप्शन जो है दैट इज़ नॉट इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपको मैंने ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स करवाए थे वीडियो में, वीडियो पहले देखिए, ठीक है जी। अब उसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन भी है ऑब्जेक्टिव में, डी ऑप्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सो राइट ऑप्शन इज डी, टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रेजुअल एंड समटाइम कैटास्ट्रॉफिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें से ये देखना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ़ वी ओनली अचीव 2 आउट ऑफ 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया था, 3 पिलर्स के ऊपर, 3 एलिमेंट्स के ऊपर, 3 पिलर्स के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो बेस्ड है, वो खड़ा है। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से जो है वो पिलर्स हैं, दैट इज़ सोशल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक जो हैं ये पिलर्स हैं 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो अब ये देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट उसने बोला है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है जी। ए ऑप्शन है सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटेबल, ये भी सही है। सोशल प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल्स टू बेयरेबल, ये भी सही है। इकोनॉमिक प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल्स टू वायबल, ये भी सही है। सो इसका आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है जी। ये तीनों इंडिकेटर्स मैंने आपको इनकी इक्वेशंस भी वीडियो में बताई थी कि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है जी। जब सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को प्लस करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तो वो इक्विटेबल सिचुएशन बन जाती है। जब सोशल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कोलैबोरेट करते हैं तो वो बिल्कुल बेरेबल सिचुएशन बन जाती है। एंड इकोनॉमिक प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो वो बिल्कुल वाइबल सिचुएशन जो है वो नेशन के लिए बन जाती है। सो तीनों ही ये पिलर्स जो हैं, तीनों ही जो क्राइटेरिया है वो सही हैं। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपको एक डेफिनेशन पूछी गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। कौन कौन सी ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, साथ में स्टेटमेंट्स, आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं ए बी सी डी। अब आपने ये देखना है कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो ए ऑप्शन इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। दिस इज ऑल्सो द गुड एंड एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ए ऑप्शन इज राइट। सेकेंड इज बी ऑप्शन, टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू डेवलप अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ पावर्स while reducing pollution and harm to the environment, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी अपने आप में जस्टिफाई कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन अ मैनर दैट रिड्यूसेस देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट बाय अलाउइंग दैम टू क्रिएट एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, बिल्कुल ये भी सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्राइटेरिया ये भी सही है। और डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही दर्शा रही हैं, तो सारी की सारी ही सही हैं। और ये सारी की सारी ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन निकल आया, ठीक है जी। सो आंसर इज़ डी। तो यहाँ तक जो है हमने क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं वो कवर किए, किस में से, MDGs एंड SDGs में से, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए जो प्रीवियस ईयर में वाकई आए हुए थे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक छेड़ते हैं। इस वीक में हमने ये भी किया था ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन प्लस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो उसमें से अब क्वेश्चन जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ग्लोबल वाटर कंजम्पशन, कि ऐसी कौन सी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जो 2/3 जो है स्ट्रेंथ जो है ग्लोबल वाटर कंजम्पशन में जो है इंक्लूड होती है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, जितना पानी पूरे वाटर रिसोर्सेज में से सबसे ज़्यादा वाटर कंजम्पशन जो है वो एग्रीकल्चर में होती है। और एग्रीकल्चर जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ही है, बिकॉज एग्रीकल्चर कोई नेचुरल नहीं होता, वो मैन मेड है, हम करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी। एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना ह्यूमन एक्टिविटी है, वो एंथ्रोपोजेनिक है। और उसमें पूरे वाटर रिसोर्सेज में से 2/3 जो है वो कंज्यूम हो जाता है वाटर। सो राइट आंसर इज ए, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इन एयर इज। हाँ जी, एयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के,
वो कहाँ से, क्या इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा उसका एक सोर्स माना जाता है? सबसे पहले आपको मैं बता दूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते क्या हैं। ये एक तरह के नॉन टॉक्सिक्स एंड नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन से, जो हम घर में एयर कंडीशन यूज़ करते हैं या रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उनकी गैस में से निकलते हैं। उस जैसे आपने देखा होगा एयर कंडीशन में जो है वो बाहर केमिकल निकलते हैं एयर कंडीशन में से, ठीक है जी, या फिर रेफ्रिजरेटर में से जो गैसेस निकलती हैं, वो गैसेस जो हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और इसका मेन सोर्स कौन सा है वो पूछा है, which is the main source of this chlorofluorocarbons in the air. So A option is cement industry, B option is fertilizer industry, C option is foam industry, and D option is pesticide industry. So right option is foam industry. Foam industry is one of the anthropogenic sources of gaseous pollutants CFC in air. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। In the recently launched air quality index in India, ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में रिसेंटली कौन सा पॉल्यूटेंट जो है उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है गवर्नमेंट ने? हाँ जी, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड इज फाइन पार्टिकुलर मैटर, थर्ड इज ओजोन एंड फोर्थ इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हाँ जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ द राइट आंसर। ये जो सब्सटेंसेस हैं या ये जो पोल्यूटेंट्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया रिसेंटली। ठीक है जी, सो राइट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट आर। ऐसे फैक्टर्स बताइए जो जिनका इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे होता है एज दी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है जी, हाँ जी, कौन कौन सा है इसमें स्टेटमेंट देखिए। फर्स्ट है पॉपुलेशन, एफ्लुएंस पर पर्सन एंड लैंड अवेलेबल पर पर्सन, ये नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज पॉपुलेशन, एफ्लुएंस पर पर्सन एंड द टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, दिस इज द राइट आंसर। थर्ड इज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट कवर, एंड फोर्थ इज पॉपुलेशन, फॉरेस्ट कवर एंड लैंड अवेलेबल पर पर्सन। तो ये हमने वो एक्टिविटीज़ बतानी है जो टोटली जो है एंथ्रोपोजेनिक हो नेचर में। ठीक है जी, अब लैंड अवेलेबल पर पर्सन, ये नेचुरली जितनी लैंड है वो है, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में नहीं आती, तो ये तो ऑप्शन गई। ये ऑप्शन फर्स्ट में भी आ रही है, फर्स्ट नहीं आ सकता। ये ऑप्शन जो है वो फोर्थ में भी आ रही है, फोर्थ भी नहीं आ सकता। और थर्ड में जो क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है जी, सो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंथ्रोपोजेनिक नहीं हो सकती, ये भी कट हो गया। तो सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज़ पॉपुलेशन, बिल्कुल एंथ्रोपोजेनिक है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन एक्टिविटी है। एफ्लुएंस पर पर्सन, एफ्लुएंस का मतलब होता है, मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ एफ्लुएंस का क्या होता है। दैट इज़ दी, आप कह सकते हो कि रिचरी, मतलब जैसे हम रिच पर्सनस होते हैं, हमारी ग्रीड होती है, एक मनी की ग्रीड होती है, द ग्रीड ऑफ मनी, उसको हम एफ्लुएंस कहते हैं। ठीक है जी, अब हम अपनी मनी की ग्रीड में, अपनी कमाने की ग्रीड में क्या कर रहे हैं, ऐसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और इन्वायरमेंट की हेल्थ में के लिए भी अच्छी नहीं है। अपनी कमाई के लिए जो है इंडस्ट्रीज़ मेंटेन कर जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करी जा रहे हैं। सो ये हमारी एफ्लुएंस है। एफ्लुएंस का मतलब हमारी ग्रीडीनेस है। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू कैटर आवर सेल्स एंड डिग्रेड द इन्वायरमेंट। तो ये एफ्लुएंस पर पर्सन, ये भी एंथ्रोपोजेनिक है। एंड द टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, ये भी टेक्नोलॉजी जो है हम बनाते हैं, हम ही यूज़ करते हैं, तो ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक क्राइटेरिया है। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, पॉपुलेशन, एफ्लुएंस पर पर्सन एंड द टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये असर्शन और रीजनिंग के फॉर्म में आता है, कई क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में भी आते हैं, तो चलिए देखते हैं। असर्शन इज पीपल population control measures do not necessarily help in checking environmental degradation। ये बिल्कुल सही है कि पॉपुलेशन जो है, कहते हैं होली से होली जो है वो environmental degradation का जो है वो डू नॉट नेसेसरी, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किसी केस में हो सकती है, किसी केस में नहीं हो सकती पॉपुलेशन। ठीक है जी, सो ये भी आंसर सही है। ए ऑप्शन, मतलब जो असर्शन है वो सही लग रही है। रीज़न क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रादर कम्प्लेक्स, ये भी अपने आप में सही है, ये रीज़न भी अपने आप में सही है। अब ये देखते हैं क्या असर्शन का रीज़न
बिकॉज लगाकर आर बन रहा है, रीज़न बन रहा है। जैसे भी जब मैंने आपको बताया था ट्रिक से, ये जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ये एक ट्रिक से सॉल्व होते हैं। वो ट्रिक क्या है? असर्शन और रीज़न के बीच में बिकॉज लगाकर, असर्शन और रीज़न के बीच में बिकॉज लगाकर आप ये देख सकते हैं कि जो रीज़न है वो असर्शन का बनता है कि नहीं बनता। ठीक है जी, चलो देखते हैं। असर्शन अपने आप में सही है, रीज़न अपने आप में सही है, क्या जो रीज़न है वो असर्शन का बनता है कि नहीं है बिकॉज लगाकर, वो देखते हैं। Population control measures do not necessarily help in checking environmental degradation because the relationship between population growth and environmental degradation is rather complex। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को, रीज़न जो है वो रीज़न बन रहा है एजर्शन का। तो ये क्या है? सो राइट आंसर इज ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, तो ये जस्टिफिकेशन मैंने आपको दे दी, समझ आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया? हमारी वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है इन चारों में से? अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मैंने आपको वीडियो में बताया था सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्स डिप्लीशन का सोर्स है सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर राइट क्या है? फर्स्ट, अनट्रीटेड सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड। मैंने आपको बोला कि जो SDGs हैं वो हमने कब तक अचीव करने थे, वीडियो में मैंने आपको बताया था 2030 तक। सो SDGs शुड हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। सो राइट आंसर इज 2030। ठीक है, राइट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डेकेड्स हैज़ लेड टू। जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, फॉरेस्ट्स जो है वो काट रहे हैं, ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड्स हैड लेड टू डिफॉरेस्टेशन। क्या जो है उसमें उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? उससे सॉइल इरोजन हो रहा है, बी उससे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, उससे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, या डी सब कुछ ही हो रहा है? ये सब कुछ ही हो रहा है। सो ऑल ऑफ दीज, डी आंसर इज द राइट आंसर बिकॉज फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन it deforestation results into soil erosion as well as landslides and as well as loss of biodiversity। ये तीनों जो है वो हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन अपनाने से या करने से। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से असर्शन और रीजनिंग के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। इन द वर्ल्ड एज अ होल, असर्शन पढ़ते हैं, इन द वर्ल्ड एज अ होल द एनवायरमेंट हैज़ डिग्रेडेड ड्यूरिंग पास्ट सेवरल डेकेड्स। ये तो है, ठीक है जी, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, डेकेड्स। ठीक है जी, डेकेड्स होता है 10 साल का पीरियड। ठीक है जी, सो धीरे धीरे जो है ईयर बाय ईयर हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो ये सही है। नेक्स्ट रीज़न पढ़ते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। बिल्कुल, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही, रीज़न भी सही है अपने आप में। सो असर्शन भी अपने आप में सही है, रीज़न भी अपने आप में सही है। बट ये देखना है कि जो रीज़न है वो असर्शन का असली कारण बिकॉज लगाकर बनता है कि नहीं बनता। अब ए और आर में, असर्शन और रीजनिंग में, हमने बीच में बिकॉज फिट करके देखना है कि उसका जो आर है वो ए की एक्सप्लेनेशन बनता है कि नहीं बनता है। अपने आप में दोनों ही सही हैं, तो चलिए देखते हैं। In the world as a whole, the environment has degraded during past several decades because the population of the world has been growing significantly। ये रीज़न नहीं बनता है, कहता है एनवायरनमेंट सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर ही, पॉपुलेशन से ही डिग्रेड हो रहा है। नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पॉपुलेशन तो है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बट along with the population there are so many other factors of environmental degradation। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पॉपुलेशन को जो हाईलाइट किया गया, तो ये आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन या रीज़न नहीं बनता है डायरेक्टली। तो इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन। देखिए जो ग्रीन मैंने किया हुआ है, दैट ए इज़ करेक्ट, आर इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही हो गया जी, समझ आ गया? हाँ जी। सो ये इस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं असर्शन और रीजनिंग के। ठीक है जी,
कई केसेस में एजर्शन गलत होती है, रीज़न सही होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ फॉल्स। कई ऑप्शंस में, कई क्वेश्चंस में एजर्शन जो है वो गलत होती है, रीज़न सही होता है, तो ऑप्शन आ जाएगा कि ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ करेक्ट। कई ऑप्शंस में ए और आर दोनों सही होते हैं और आर जो है वो ए का रीज़न भी बन जाता है, तो उसका क्या होगा आंसर, ए इज़ करेक्ट, आर इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और इस केस में जो है वो ए भी सही है और आर भी सही है इस क्वेश्चन में, लेकिन आर जो है वो ए का रीज़न नहीं बनता है। सो ए इज़ करेक्ट, आर इज़ करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कंप्रीहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। द मोस्ट कंप्रीहेंसिव अप्रोच, ऐसी कौन सी अप्रोच है, बहुत ही बढ़िया अप्रोच ऐसी कौन सी है टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। मैन और एनवायरमेंट की इंटरेक्शन से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको ठीक करने के लिए अप्रोच कौन सी है, इसमें से आप चूज़ करें। ठीक है जी। ए ऑप्शन इज़ नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन अप्रोच, बी ऑप्शन इज़ अर्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, सी ऑप्शन इज़ रूरल एग्रीकल्चर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच एंड डी इज़ वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। सो आंसर, राइट आंसर इज़ डी, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच कौन सी है, जिसमें वाटरशेड का मतलब है कि हम जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व के रखते हैं और उनका बहुत ही जुडिशियस यूज़ करते हैं। द जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड देयर प्रॉपर कंजर्वेशन एंड सेविंग। तो ये अप्रोच क्या है, ये अप्रोच अपने आप में मैन और इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन से होने वाली प्रॉब्लम को मिटिगेट करती है, लेसन करती है। ठीक है जी। कैसे कि वाटर को पल्यूट होने में और वाटर को वेस्ट होने में ये काउंटर करती है। कौन सी अप्रोच, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। बाकी कोई भी अप्रोच जो है वो ह्यूमन और मैन इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट डिप्लीशन की प्रॉब्लम को जो है वो मिटिगेट नहीं करती है। सो ऐसी कोई अप्रोचेस नहीं है ए बी सी वाली, लेकिन डी अप्रोच एग्जैक्ट अप्रोच है, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। सो राइट आंसर इज़ डी। ठीक है जी। सो इसके साथ ही आज की वीडियो हमने पूरे के पूरे 21 क्वेश्चन किए हैं। इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है जी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, जल्दी से इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी चैनल के ऊपर आप देख रहे हैं उनको शेयर करें। इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा नीडी एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि वो जो है वो अच्छे से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।